Hello students and good morning everyone. How are you? Maybe all are fit and fine. I am Sunita Arora, your SST teacher, and today we continue the same geography chapter 8, human environment interactions, the tropical and the subtropical region. So student, आज हम इसी चैप्टर के नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन. The tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga-Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. तो यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का जो निर्माण है वो रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्रा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है. और इस बेसिन की जो सिचुएशन है वो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड्स पर है. इसके अलावा जो नदियाँ जो कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं तो उनके जो नाम हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर लें. जैसे द घाघरा, द सोन, वेट अ मिनट, घाघरा, द सोन, द चंबल एंड द गंडक, द कोसी. तो ये जो नदियों के नाम हम यहाँ देख रहे हैं तो ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं. इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तो उसमें उसका भी इन्वॉल्वेशन है, उसकी भी सहायक नदियाँ जो हैं वो मिल करके इस बेसिन का निर्माण करती हैं, लेकिन उन नदियों के नाम यहाँ पे नहीं दिए गए हैं. तो उनकी खोज आपने करनी है. तो उसके लिए शॉर्ट में मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प यहाँ पे कर दूँ और मैं बता दूँ कि जो गंगा ब्रह्मपुत्रा, गंगा के बारे में हमने पढ़ लिया. ब्रह्मपुत्रा रिवर्स की जो सहायक नदियाँ हैं उनके जो नाम हैं वो हैं ढुबरी है, तिस्ता है, दिहांग है. तो ये सहायक नदियाँ जो हैं ये सभी मिल कर के इस गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का निर्माण करती हैं. अब हम बात करते हैं आगे. द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ The Himalayas and the Sundarban Delta are the main features of this basin. अब बात करते हैं इस बेसिन की विशेषता की कि आखिर इस बेसिन की खासियत क्या है. तो यहाँ पर एक तो हिमालयाज़ की जो फुट हिल्स हैं, सुंदरबन डेल्टा है और इसके अलावा यहाँ जो नॉर्दर्न प्लेन है तो ये इस बेसिन की खासियत है. इसके साथ साथ ऑक्सबो लेक जो कि इसके प्लेन एरिया में पाई जाती है तो वो भी एक खासियत रखती है. इसके अलावा इस एरिया में जो मानसून टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है वो पाया जाता है. तो मानसून एक वर्षा का सीज़न है, एक रेनी सीज़न है और जिसकी शुरुआत होती है मिड ऑफ जून से लेकर के मिड ऑफ सितंबर तक. और इसके अलावा अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे समर्स और विंटर दोनों सीज़न पाए जाते हैं. समर्स गर्म होते हैं और विंटर्स कूल होते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट. इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर पाए जाने वाली टोपोग्राफी की. तो इस बेसिन में विभिन्न प्रकार की टोपोग्राफी पाई जाती है, यानी यहाँ का जो धरातल है वो बिल्कुल अलग अलग प्रकार का है. इसमें जो इन्वायरमेंट है उसका अपना एक बहुत ही अहम रोल है जो कि यहाँ की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में निभाता है. माउंटेनियस एरियाज़ में स्टीप स्लोप्स पाए जाते हैं, तीखी ढलानें पाई जाती हैं, इसलिए कम लोग यहाँ पर रहते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे प्लेन एरियाज़ में. तो वो लैंड जो है लोगों के रहने के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, सॉइल फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी बड़ी आसानी से वहाँ की जा सकती है और मोस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन लोगों का एग्रीकल्चर ही होता है. और जिस वजह से ये एरिया जो है वो हाईली डेंसिटी वाला माना जाता है. मेन जो क्रॉप यहाँ उगाई जाती है दैट इज़ पैडी, यानी धान की कृषि होती है. और धान की कृषि के लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है जो यहाँ पे आसानी से उपलब्ध है क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है. और इसके अलावा नदियाँ जो हैं इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं. फिर बात करेंगे फसलों की. वीट, मेज, सॉरगम, ग्राम और मिलेट और कई दूसरी फसलें जो हैं आसानी से यहाँ पे उगाई जाती हैं. कैश क्रॉप्स भी यहाँ उगती हैं जैसे शुगर केन है, जूट है. तो और इसके अलावा बनाना प्लांटेशन हो गया जो कि मीन्स वेस्ट बंगाल और असम में पाए जाने वाला टी बागान है. सिल्क का उत्पादन बिहार और असम में होता है. तो इस तरीके से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है भरपूर मात्रा में की जाती है और इसका फ़ायदा किसान पूरी तरह से उठाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक जेंटल फ्लैट लैंड पाया जाता है. स्लोप्स काफ़ी जेंटल होते हैं और क्रॉप्स जो हैं वो आसानी से उगाए जा सकते हैं. अब हम बात करते हैं माउंटेनियस और हिली एरियाज़ की. तो इसी रीजन में पाए जाने वाली जो पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पर भी टेरेस टाइप जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो की जाती है. और जेंटल स्लोप्स में टेरेसेस बनाए जाते हैं और फिर
सीढ़ीदार कृषि जो है वो होती है। वेजिटेशन कवर की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होने की वजह से वेजिटेशन के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो प्लेन एरिया है तो वहाँ पर ट्रॉपिकल डिसीडियस टाइप ऑफ जो ट्रीज़ या वेजिटेशन जो है वो पाई जाती है, जिसमें टीक, साल और पीपल जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। अब आगे बात करें तो मीन्स ब्रह्मपुत्रा प्लेन में बैम्बू ग्रोव्स, तो ये भी काफ़ी कॉमनली पाया जाने वाला जो वेजिटेशन है। डेल्टा एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पर पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। और इसके बाद बात करते हैं इसके पहाड़ी प्रदेशों की। उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कॉनिफेरस टाइप ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है, जिसमें पाइन, देवदार और फर जैसे पेड़ कॉमनली मिलते हैं, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट कूल होती है और जो स्लोप्स होते हैं वो काफ़ी स्टीप होते हैं, गहरे होते हैं। फिर बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की। तो यहाँ पर जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं तो उनमें एलिफेंट्स, टाइगर्स, डियर्स और मंकीज़ कॉमन हैं। वन हॉर्न डायनासोरस जो कि ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में पाया जाता है, असम में पाया जाता है। इसके अलावा डेल्टा एरियाज़ हैं तो वहाँ पे बंगाल टाइगर है, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स ये पाए जाते हैं। एक्वेटिक लाइफ यानी जलीय जंतु की बात करें तो यहाँ की नदियों में जो पाए जाने वाली जो जंतु हैं तो उसमें वैरायटी ऑफ फिशेस पाई जाती हैं, जिनमें रोहू, कटला और हिल्सा प्रमुख हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन फ़िश और राइस है, जो कि यहाँ रहते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं यहाँ के वाइल्ड लाइफ की। तो वन हॉर्न राइनोसोरस यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, क्रोकोडाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और एक छोटा सा बॉक्स जो कि इसके राइट साइड में है, डू यू नो। तो आप पिक्चर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हिली एरियाज़ में की जाने वाली टेरेस फार्मिंग है। तो आखिर जो टेरेस फार्मिंग है वो किसे कहा जाता है? Terraces are built on steep slopes to create flat surfaces on which crops are grown. तो यानी कि जो स्टीप स्लोप्स होते हैं, यानी कि जो पहाड़ की ढलान होती हैं, तो उनके ऊपर टेरेसेस बना दिए जाते हैं, सीढ़ीदार नुमा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जाता है, एक फ्लैट सरफेस तैयार हो जाता है और जिस पर जो क्रॉप्स हैं वो लगाई जाती हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि मीन्स जो स्लोपी एरियाज़ होती हैं तो वहाँ पे वाटर रन ऑफ बहुत तेज़ी से होता है, यानी कि जब बारिश होती है तो वर्षा का पानी तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। तो ये स्लोप्स जो फ्लैट्स जो इसमें स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है, तो जिसकी वजह से उस स्लोप को थोड़ा सा, यानी कि जो उस फ्लो को, वाटर को, वो थोड़ा सा रोका जा सकता है। और इस तरीके की जो कृषि है वो पहाड़ी इलाकों में की जाती है। इसके बाद बात करेंगे, डू यू नो का एक नीचे बॉक्स दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, ब्लाइंड डॉल्फिन के बारे में। तो ब्लाइंड डॉल्फिन जो कि हमेशा फ्रेश वाटर्स में पाई जाती है, तो गंगा और रिवर ब्रह्मपुत्रा के फ्रेश वाटर में बहुत सी टाइप की जो डॉल्फिन्स हैं वो पाई जाती हैं। उन्हीं में से एक है ब्लाइंड डॉल्फिन, जिसे वहाँ की कॉमन लैंग्वेज में सूसू कहा जाता है। और इसका मतलब क्या है, एक इंडिकेटर का काम करती हैं, यानी वाटर की, यानी कि जो रिवर है उसकी हेल्थ को ये इंडिकेट करती हैं कि जो रिवर का वाटर है वो कितना साफ़ है, कितना फ्रेश है, कितना पॉल्यूटेंट है, इसके बारे में जानकारी देती हैं ये ब्लाइंड डॉल्फिन्स। और जिनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। और उसका कारण क्या है कि इन नदियों में आने वाला जो पॉल्यूटेड वेस्ट मटेरियल है, जो कि फैक्ट्रीज़ में से आता है, उसके आसपास के शहरों से जो यहाँ डिस्पोज़ होता है, जिसकी वजह से उस वाटर की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है, जिसकी वजह से इन ब्लाइंड डॉल्फिन्स की जो स्पीसीज़ हैं वो धीरे धीरे इन नदियों में ख़त्म होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो कितनी सेफ़ हैं। और ये जो इंडिकेटर है ब्लाइंड डॉल्फिन का, कि मीन्स ये उन्हीं नदियों में मिलती हैं या उसी पानी में ये जीवित रह सकती हैं जो वाटर फ्रेश होता है। तो इस टॉपिक को हम करते हैं यहाँ पे फिनिश, और नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीवन एंड टेक केयर यू ऑल।